हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एस क्लासेस में। सो गाइस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 10th क्लास साइंस का है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं मेनली। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया, दूध। अब दूध के गुणधर्म होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन अगर दूध से दही बना दे हम, तो देखोगे आप कि दूध और दही दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। दूध स्वाद में खट्टा नहीं होता, लेकिन जो दही होता है वो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो गाइस यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए दूध का गुणधर्म अलग था और दही का गुणधर्म क्या था, बिल्कुल अलग था। यानी कि एक पदार्थ से दूसरे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए किसी पदार्थ में हुए ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हमारी बुक में दी हुई है, वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, दूध से दही का बनना। जब दूध को दही में बदलते हैं तो वो प्रक्रिया में क्या हुआ है, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लोहे पर जंग लगना, देखिए लोहे पर जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो देखिए भोजन का पाचन होना, तो देखिए हम भोजन खाते हैं और भोजन जो पच जाता है वो भी एक प्रक्रिया है, कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होना, तो देखिए हम खाना खाते हैं और जो खाना है वो हमारा ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो गया है, तो जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के पश्चात जो खाना है हमारा, यानी कि जो ग्लूकोज थी, वो धीरे धीरे किस में टूटेगी, ऊर्जा में। अभी जो टूटने यानी विखंडन की प्रक्रिया हुई है, किसकी प्रक्रिया हुई है, विखंडन की। यानी कि जो ग्लूकोज है वो विखंडित हुआ है किसमें, ऊर्जा में। तो ये प्रक्रिया भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो देखिए कैसे पता करें, अब देखो हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया ये है, रासायनिक अभिक्रिया वो है, लेकिन हम कैसे पता करें, हम कैसे माने कि भाई यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई। तो दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, कैसे पता करें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखो दोस्तों, तो पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। यानी कि अवस्था में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है दोस्तों, अवस्था में मान लो पहले कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में था, लेकिन अभिक्रिया करने के पश्चात अगर उसकी अवस्था चेंज हो गई है, अगर उसकी अवस्था चेंज हो गई है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए रंग में परिवर्तन होना, अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर ताप में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन रहा है, यानी कि नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन रहा है, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पर भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम मानेंगे कि उसमें ताप में परिवर्तन हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो दीपावली के टाइम में, दीपावलियों के टाइम में हम क्या काम करते हैं कि जो कली के टंटे आते हैं, बड़े बड़े पत्थर टाइप में होते हैं, जो जब उनको ठंडे पानी के अंदर डुबोते हो यानी ठंडे पानी के अंदर डालते हो, तो तुम देखोगे कि वहाँ पर जो पानी था बिल्कुल उबलने लग जाएगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या वो गर्म नहीं हो गया है? इसका मतलब वहाँ पर ताप में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, वहाँ पर ताप में परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे देखिए गैस का उत्सर्जन होना, यानी कि अगर कोई अभिक्रिया हुई है
तो वहाँ पर गैस निकली है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है, यहाँ पर हुई है रासायनिक अभिक्रिया। अगर दोस्तों आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखिए और अपने इस प्यारे से चैनल को शेयर कीजिए लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देखिए, गैस निकलने का एक एग्जाम्पल ले रखा है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो मैं आपको ताप में परिवर्तन का एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। तो दोस्तों आज ही ये काम कीजिए। आपने कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर देखा होगा, जैसे कि सर्फ वगैरह होती हैं, इनको आप हाथ में लीजिए, यानी कि मुट्ठी बंद कर लीजिए और उसको पानी में डुबोइए। आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो हाथ है हमारा वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब गर्म हुआ है तो ताप में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं गैस का उत्सर्जन। तो देखिए गैस का उत्सर्जन किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, और डायग्राम किस तरीके का बना रखा है देखो, थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो देखिए गैस का उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए मैंने क्या काम किया, एक फ्लास्क लिया है, उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। और दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, तनु मतलब होता है पतला, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक का मतलब क्या है दोस्तों, कि मैंने उसके अंदर क्या मिला दिया है, उसके अंदर पानी मिला दिया है, और पानी मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो उसको कहते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर मैंने पानी मिला दिया है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेने के पश्चात, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेने के पश्चात मैंने उसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं, जिंक के टुकड़े। तो जिंक को हम जस्ता भी कह सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पता है यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पर जो जिंक है वो क्या काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, जिंक सल्फेट बना है। तो दोस्तों इसका नाम लिख लीजिए, क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट। यहाँ पर इसको जिंक कह सकते हैं या जस्ता कह सकते हैं। और देखिए मैंने इसका नाम यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। तो इसका नाम क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल था और इसको क्या कर दिया मैंने, तनु कर दिया है। तो यहाँ पर बना है जिंक सल्फेट। और देखो गाइस यहाँ पर देखो गैस निष्कासित हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर गैस निष्कासित हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए मैंने लिख रखा है, जब जिंक या जस्ते की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है या निकलती है। तो बात तो वही है। सो गाइस देखिए ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछ ले जाता है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं हमारी। क्या चीज़ें क्लियर होती है, जब धातुओं की क्रिया कराई जाती है अम्लों के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और भी हम कई धातुओं को इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई धातुओं की अभिक्रिया, या फिर हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि धातुओं की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो ये पूछा जाता है हर बार। सो गाइस देखिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए लिख रखा है रासायनिक समीकरण। अब गाइस रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों वे रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो मैंने अभी पीछे देखा था अपन ने कि जिंक की अभिक्रिया कराई थी किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो हमने वहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखी थी, उसी रिएक्शन को हमने यहाँ पर लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों वे, प्रतीकों मतलब क्या होता है, ये किस द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है अभिकारक को, ठीक है। अब देखो ये सूत्र लिख रखा है पूरा, ये प्रतीक है, यानी जिंक का प्रतीक क्या है, हिंदी में जिंक को इस तरीके से जिंक लिखते हैं, जस्ता इसका प्रतीक क्या होगा, Zn। क्लियर है। देखिए हिंदी में तनु सल्फ्यूरिक
अम्ल लिखते हैं, ठीक है। और प्रतीकों या सूत्रों के रूप में क्या लिखेंगे, H2SO4। आई बात समझ में। तो लिख रखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों वे रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके, यानी कि प्रतीकों वे रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, मतलब इसको लिखना ही यानी दर्शाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अगर आपको दोस्तों समझ आया तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिव मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे गाइस। सो गाइस देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे मैं एग्जांपल में जिंक की अभिक्रिया कर रखी है किसके साथ, H2SO4 के साथ, यानी कि ये जिंक का प्रतीक है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। क्या है, ये सूत्र है। तो बना हमारे पास जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ों के बारे में देखा था कि भाई ये अभिकारक क्या है और ये उत्पाद क्या है। तो गाइस इनके बारे में अभी देखने वाले हैं, और अच्छी तरीके से आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए मैं अभिकारकों के बारे में डिस्कस करूंगा सबसे पहले। तो देखिए अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं मेरे लिए, देखिए अभिकारक होते हैं, यानी कि भाई देखो हमने अभी देखा था कि दूध से हमने दही बनाया था नहीं बनाया था। तो दूध क्या है, यहाँ पर दूध होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसको तो क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी दूध क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, ठीक है। अब दूध से क्या बना, दही बना, तो दही को क्या कहेंगे गाइस, दही को कहेंगे हम उत्पाद, यानी कि जो पदार्थ बना है, यानी कि प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं गाइस, अभिकारक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब भाई देखो दूध ने भाग लिया कि नहीं लिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई और क्या बन गया, दही बन गया, यानी कि जो दही है वो क्या है, हमारा उत्पाद है। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दे रखी है, अभिक्रिया लिख रखी है, देखिए ये जिंक ऑक्साइड है, और ये जिंक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब ये इधर वाला भाग है जो, यानी कि LHS साइड है, यानी कि LHS साइड है वो क्या है, वो हमारा अभिकारक होगा। यानी कि जो तीर का चिन्ह है ना, इसके पीछे की साइड जो भी लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे, हमेशा अभिकारक कहेंगे। आई बात समझ में। अब देखिए ये अभिक्रिया की इन दोनों ने कर लिया अभिक्रिया, और करने के पश्चात जो भी बना है उसको क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखिए। तो देखिए उत्पाद के बारे में देखना है। अब देखिए इसको हमने LHS कह दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे गाइस RHS। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ RHS। इस LHS का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड को हमेशा किसको लिखा जाएगा, उत्पाद को। और LHS साइड क्या किसको लिखा जाएगा, हमेशा अभिकारक को लिखा जाएगा। सो गाइस देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, उत्पाद के बारे में। तो देखिए उत्पाद क्या है, उत्पाद मैंने बताया था भाई अभिकारकों की अभिक्रिया होगी, यदि अभिकारक एक है या एक से अधिक है तो उनके बीच क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया के पश्चात हमारा क्या बनने वाला है, जो भी पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी कि जो हमें प्राप्त होगा रासायनिक अभिक्रिया से उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। जैसे मैंने बताया था दूध से क्या मिला, दही, तो दूध क्या है, अभिकारक है, और दही क्या है यहाँ पर, उत्पाद है। क्लियर। तो ऐसे पदार्थ, इनकी उत्पाद के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया के पश्चात होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्पाद कहलाते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है यानी कि LHS वाला पोर्शन है, ये क्या है अपना अभिकारक है, लिख रखा है मैंने जैसे। और ये जो अभिक्रिया के पश्चात बना है यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया की है, और अभिक्रिया करने के बाद जो भी पदार्थ बना है हमारा उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको RHS साइड लिखा
जाता है, यानी कि तीर के बाद में लिखा जाता है, इसको तीर के पहले लिखा जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? तो दोस्तों देखिए आगे पढ़ते हैं। अगर आपको समझ आया ना तो एक कमेंट प्लीज जरूर कीजिए, जिससे क्या है हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना गाइस। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मतलब देखो रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि अभिकारक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, एलएचएस साइड लिखा जाता है, यानी कि बाईं तरफ। ठीक है, एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ की तरफ। और उत्पादों को कहाँ लिखा जाता है, आरएचएस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि दाएं हाथ की तरफ। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, और अभिकारक को किस साइड लिखेंगे, उत्पादों को किस साइड लिखेंगे, ये सब चीज़ सीखेंगे। अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उनको कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उत्पाद और अभिकारक को किस तरीके से अलग किया जाता है, इनकी अवस्थाओं को किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि भाई ठोस है तो ठोस को कैसे लिखेंगे, गैस है तो गैस को कैसे लिखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा है तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ लेना। ओके दोस्तों, तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ, तो इस वीडियो में हम पहली विधि का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली विधि क्या है, अभिकारकों को सूत्र या प्रतीकों के द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। मैंने बोला था ना कि अभिकारकों को बाईं हाथ की तरफ लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, सूत्रों या प्रतीकों द्वारा। अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको सूत्रों के द्वारा, अगर कोई सिंगल धातु है यानी कि सिंगल परमाणु है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, प्रतीक द्वारा। ठीक है, देखो कार्बन का प्रतीक क्या है, ये है, तो ये क्या है, अणु है ऑक्सीजन का, सी होता है कार्बन का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखा जाता है दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर अभिकारकों के बीच क्या लगा दिया जाता है, धनात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर अभिकारक एक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभिकारक दो या दो से अधिक हो जाए तो उनको अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे एक धनात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए दोस्तों तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं हमको PDF चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चरों के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।